एक बार फिर से हम प्रणय से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और वो हमें जानकारी इस मामले से जुड़ी तमाम बता रहे हैं कि किस तरह से भारत सरकार ने डीप शॉक इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया है, जो ये दिखाता है कि भारत के लिए भी ये खबर एक बड़े झटके की तरह है और हर कानूनी विकल्प पर विचार किया जा रहा है। कतर के सामने इस मामले को उठाया जा रहा है। और कसम संविधान की में ये वक्त है चुनाव पर चर्चा का। आज की खबरों में एक बड़ी खबर यह भी है कि भारत में आईफोन अब टाटा ग्रुप बनाएगा, भारत में भी बेचेगा और ग्लोबल एक्सपोर्ट भी करेगा। लेकिन हमारी आज की चुनावी चर्चा आईफोन पर नहीं बल्कि चुनावी फोन पर है, उसके मॉडल पर है, उसकी बैटरी बैकअप पर है और उसकी ड्यूरेबिलिटी पर भी है। ऐसा इसलिए क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही कांग्रेस की तुलना फोन के एक ऐसे पुराने मॉडल से की जो 2G नेटवर्क पर चलता है, जो बार बार हैंग हो जाता है और जिसकी बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है। 6 महीने बाद ही 24 के चुनाव हैं, उससे पहले 23 में 5 राज्यों के चुनाव होने हैं। प्रचार भी जोर शोर से चल रहा है। तो इस बहस में हम जानेंगे कि 23 में किसकी बैटरी चार्ज है और कौन डिस्चार्ज है, वर्क और नेटवर्क में कौन भारी है और किसकी बैटरी फुल है। लेकिन उससे पहले आज का पूरा चुनावी राउंडअप भी जरा देखिए। आज के सियासी दिन की शुरुआत एक गैर सियासी मंच से प्रधानमंत्री मोदी ने की। नरेंद्र मोदी जी, 2G के समय क्या हुआ था शायद नई पीढ़ी को पता नहीं होगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि हमारे कालखंड में 4G का विस्तार हुआ, लेकिन एक दाग भी नहीं लगा है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली में इंडिया मोबाइल कांग्रेस के इवेंट में अपने जाने पहचाने अंदाज में थे। थोड़ी देर में उन्होंने कांग्रेस का नाम लिए बिना उसे डिस्चार्ज बैटरी और फोन का पुराना मॉडल बता दिया। भारत की अर्थव्यवस्था का या कहें या तब की सरकार ही हैंग हो गए वाले मोड में थी। और हालत तो इतना बिगड़ चुका था, रीस्टार्ट करने से कोई फायदा नहीं था। 2014 में लोगों ने ऐसे आउटडेटेड फोन को छोड़ दिया। कांग्रेस को बात बुरी लगी, लेकिन उसने प्रधानमंत्री को करेक्ट किया कि पार्टी हैंग नहीं हुई है, चार्ज होती रहती है, अभी भी फुल चार्ज है। ये हम तो मध्य प्रदेश भी जीते 2018 में, राजस्थान भी जीते, छत्तीसगढ़ भी जीते और मध्य प्रदेश में हमारे एमएलएस के ऊपर डाका डाल के किस तरह की सरकार चली है। और इस बार इतने एमएलएज आएंगे कि भारतीय जनता पार्टी इस तरह का जो उनका डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट है वो इस तरह की सोच भी नहीं पाएगा। लेकिन कांग्रेस का असल गुस्सा आज राजस्थान में डिस्चार्ज हुआ। ईडी के छापों के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। सीएम अशोक गहलोत इतने गुस्से में थे कि ईडी को कुत्ता बता दिया। ये दुर्भाग्य की बात है, जो हमारी प्रीमियर एजेंसी हैं, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, उसके बारे में कहना पड़े कुत्तों से ज्यादा घूम रही ईडी देश के अंदर। हालांकि बाद में गहलोत सफाई देते दिखे कि ये तो भूपेश बघेल का बयान था। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेसी अभी और झुंझलाएंगे। करप्शन के कंटेनर में कांग्रेसी कनिस्टरों का जो कोताहल है, क्रोध है और कमाल है, वो अगर दिखेगा तो इसी तरह का हाहाकार सुनाई पड़ेगा। खैर, ईडी के छापों को अलग रखें तो राजस्थान में कांग्रेस ने आज अपना गारंटी कार्ड भी जारी किया। 500 रुपए में गैस सिलेंडर, सरकारी कॉलेज के छात्रों को लैपटॉप, टैबलेट, हर एक को इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई की गारंटी, हर परिवार को 15 लाख तक बीमा, लाडली बहना की तरह गृह लक्ष्मी योजना में महिलाओं को सालाना 10,000 देने की गारंटी दी। ओल्ड पेंशन स्कीम जारी रखने का भी वादा किया। कांग्रेस ने कहा कि उसकी यह गारंटी बीजेपी के वादों पर भारी है। वहीं राजस्थान में प्रियंका गांधी भी थी। प्रियंका ने आज भी वही पूछा कि देवनारायण मंदिर में पीएम ने कितना दान दिया था। श्री देवनारायण जी के मंदिर में मोदी जी गए और उन्होंने कुछ बक्सा होता है ना मंदिर का, उसमें लिफाफा डाल दिया। तो उस लिफाफे में से क्या निकला? 21 रुपए निकले। हालांकि इस मामले में प्रियंका को चुनाव आयोग का नोटिस मिल चुका है। उन्हें 30 अक्टूबर तक जवाब देने को कहा गया है। ने कभी मंदिर में फूल नहीं चढ़ाए, वो लिफाफों की बात कर रही है।
तीसरा डेवलपमेंट तेलंगाना में हुआ, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री को लेकर पहला क्लू दिया। ऐलान किया कि तेलंगाना में बीजेपी की सरकार बनी तो मुख्यमंत्री कोई ओबीसी का ही होगा। भाजपा की सरकार बनाइए, भाजपा का अगला तेलंगाना का मुख्यमंत्री बैकवर्ड कास्ट से होगा, ये हमने तय किया है। अमित शाह ने कांग्रेस और केसीआर दोनों को घेरा और ब्रांड मोदी को मजबूती से रखा। कहा कि इन दोनों का लक्ष्य सिर्फ परिवार का कल्याण है, जबकि मोदी का लक्ष्य गरीब कल्याण है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज का चुनावी राउंड अप आपने देखा कि कहां-कहां क्या हो रहा है। अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार है और जोर शोर से हो रहा है। सारी चीजें आप तक पहुंचाई नहीं जा सकती, लेकिन चर्चा जरूर की जा सकती है। आरपी सिंह साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। महिमा सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का। हमारे साथ इस वक्त विवेक श्रीवास्तव है, नेता हैं लेफ्ट के, और AK वाजपेयी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, प्रवक्ता हैं LJPR के। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का भी। लेकिन सबसे पहले आरपी सिंह साहब, सवाल आपसे है। और प्रधानमंत्री तो आज कह रहे थे कि पुराना मोबाइल बार बार हैंग हो जाता था, लेकिन बैटरी बैकअप सिंह साहब पुराने मोबाइल का बेहतर होता था, ये 2G वाला। तो आपको लग रहा है कि ये बैकअप अभी थोड़ा और जोर मारेगा इन 2023 के चुनावों में? देखिए, बैकअप इसलिए अच्छा होता था क्योंकि टेक्नोलॉजी पुरानी थी और पॉलिसी पैरालिसिस था पूरे देश में। सबको जानकारी है, हम सबको याद है किस प्रकार से नीतियों पर फैसला नहीं होता था, सिर्फ भ्रष्टाचार से पैसा कैसा कमाना है उसके ऊपर फैसले होते थे। और किस प्रकार से सरकारी ऑफिस के बेसमेंट में जाकर किस प्रकार से कागजों का आदान प्रदान होता था, किस प्रकार से जो पॉलिसी डिक्लेयर होनी होती थी उसको उसके कागज आदान प्रदान करके उसके बदले में बक्से बल लिए जाते थे गाड़ी में, वो सबको याद है। तो वो पॉलिसी पैरालिसिस का टाइम था, सिर्फ भ्रष्टाचार का ही मामला था और दूसरा कुछ है नहीं था। और मुझे तो वो मनमोहन सिंह जी का बयान भी याद है कि मेरी पॉलिटिकल कंपल्शन है, मेरी कंपल्शन है कि मुझे इन सबको लोगों को सहन करना पड़ रहा है, पॉलिटिकल कंपल्शन है। और ये भी कहा था कि मेरी कोalition की कंपल्शन है, मुझे इन सब लोगों को सहन करना पड़ रहा है। तो मजबूर थे। अब वो उस मजबूरी के अंदर पूरा का पूरा देश का जो पूरा का पूरा प्रोग्रेस पाथ था वो ठप रहा। उसमें जो जिस प्रकार से आम आवाम की चिंता होनी चाहिए वो भी नहीं हुई, और जिस प्रकार से जो बड़े फैसले होने चाहिए थे वह फैसले भी नहीं हुए जिससे देश आगे बढ़ता, जिससे हमारी इकॉनमी आगे बढ़ती। वो इकॉनमिस्ट थे, इकॉनमी 10वें नंबर पर रही। प्रधानमंत्री जी ने, मोदी जी ने उसी इकॉनमी को 5वें नंबर की इकॉनमी बना दिया दुनिया की। और ये भी दुनिया कह रही है और ये कांग्रेस के लोग भी कह रहे हैं आज कि अब तो उस ट्रैक पर है कि 30वें नंबर की इकॉनमी हो ही जाएगी, इसमें मोदी जी क्या करेंगे। अब वो ये कहते हैं कि मोदी जी क्या कर रहे हैं, अब तो 30वें नंबर की इकॉनमी हो ही जा रही है, 2-3 साल में हो ही जाएगी, उस इकोनॉमिक पाथ पे आ गई। परंतु जो मूल बात है, जो भ्रष्टाचार की प्रथा तब थी वो आज भी है, वो निरंतर दिखती है। वो लगातार जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं वहाँ भ्रष्टाचार के मामले खुलकर कर आते हैं और बढ़ कर आते हैं। और जब उनके ऊपर कुछ जानकारी या उनके ऊपर कुछ जांच होती है तो उस पर वो प्रश्न उठाते हैं। अभी आज ही इनके पूर्व के शिक्षा मंत्री आजकल के अध्यक्ष हैं जो इनके गोविंद सिंह जी, उनके यहाँ रेड हुआ। अब वो जांच के विषय हैं, अब उनके ऊपर से हल्ला कर रहे हैं वो कि नहीं आप उनके ऊपर हल्ला क्यों कर रहे हैं। अरे आपके रहते हुए पेपर लीक हुए, आपके टीचर्स ने आप पे आरोप लगाए। उस समय जो राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन के अध्यक्ष थे, उनका अगर मुझे ठीक नाम याद है, DP जरोली, उन्होंने भी कहा कि बिना पॉलिटिकल सिलेक्शन के पेपर लीक नहीं हो सकते। तो आपकी सरकार जब भी रही उनका सिर्फ एक लक्ष्य रहा कि हमने भ्रष्टाचार के माध्यम से किस प्रकार से पैसे कमाने हैं, राज्य का हित कैसे करना है इसकी चिंता कभी नहीं की। हाँ, पिछले 6 महीने के अंदर एक के बाद घोषणा करे जाओ, पर लोग भी समझ रहे हैं कि ये चुनावी घोषणा है। आज 4.5 साल तक आप चुप रहे, आज घोषणाएं कर रहे हैं। आज आप ED को लेकर प्रश्न उठा रहे हैं और वो ED उसलिए कार्रवाई कर रही है क्योंकि आपके निजी जन, आपके घर के लोग, आपके बेटे सब उस सारे धंधे में इन्वॉल्व है। जब वो पूरी जानकारी होती है, पकड़े जाते हैं तो हल्ला करते हैं। और आप चाहेंगे तो मैं पूरी, अगर आप चाहेंगे तो मैं पूरी जानकारी दे देता हूं कि किस प्रकार से इनका बेटे इसके बाद में फिर एक करके एक पॉइंट पर डिबेट करते जाएंगे। लेकिन महिमा सिंह, आज प्रधानमंत्री ये कह रहे थे कि वो पुराना मोबाइल था, जनता ने बदल दिया, नया मोबाइल जनता चला भी रही है और हमें सेवा का मौका दे रही है, आगे भी हमें इन फीचर्स की वजह से मौका मिलता रहेगा। आपको लगता है कि बहाना मोबाइल था लेकिन वो 2024 को लेकर संकेत स्पष्ट कर गए? जय हिंद। राम मोहन जी, आशा करती हूँ जैसा समय अपने भाजपा के प्रवक्ता को दिया है उसका रिबटल करने के लिए उतना समय मुझे देंगे। तो फैज की कुछ पंक्तियां मुझे याद आ गई हैं, उनसे शुरुआत करती हूँ।
कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी, कब ठहरेगा दर्दे दिल, कब रात बसर होगी, सुनते थे वो आएंगे, सुनते थे सहर होगी। और ये ऐसी सहर हुई है जहां वो आज जब तोहमतें लगा रहे हैं तो ये भूल गए हैं कि 2014 से पहले उनके परम पूंजीपति मित्र जो थे वो 609वें नंबर पर थे पूरे विश्व में, आज दूसरे नंबर पर आ गए हैं। उनकी जो वेल्थ है, उनका जो पूरा कारोबार है, उसमें 1225% का इजाफा आ गया है। पीएम केयर्स फंड के नाम पे सबसे बड़ी धांधलेबाजी, सबसे बड़ी औपचारिक लूट इस देश के लोगों पर 2014 के बाद आज की गई है। 2014 से पहले ऐसा नहीं होता था कि 1% अमीर और जो देश के सबसे निचले दर्जे के 25% गरीब हैं। ये टैक्स रिटर्न का लेटेस्ट ग्राफ दिखा रही हूं मैं आपको। 2014 में ये इतना था, आज जो देश का 1% अमीर है उसका टैक्स रिटर्न यानी कि उसकी आय बढ़ती चली गई है, रियल ग्रोस इनकम जो है, और ये निचले 25% की जो आय है ये उसका ग्राफ है। 2014 से पहले बेरोजगारी भी चरम पर नहीं थी राम मोहन जी, और 2014 से पहले नियमित जनगणना इस देश के अंदर होती थी। पिछड़ों के ऊपर इस तरह से अत्याचार, आदिवासियों पर दिन ब दिन अत्याचार नहीं होते थे, और चुनी हुई पार्टी के जो विधायक थे गोलियां नहीं तान देते थे, मूत्र विसर्जन नहीं करते थे आदिवासियों के ऊपर। 2014 से पहले इस देश के अंदर राष्ट्रपति का सम्मान होता था, और इस देश की जो चैंपियन पहलवान बेटियां हैं उनको सड़क पर रौंदा नहीं जाता था, जहां एक तरफ संसद के अंदर शोषा हो रहा हो और दूसरी तरफ सड़क के ऊपर बेटियों को रौंदा जा रहा हो। 2014 से पहले कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल समेत इस देश की जो संवैधानिक एजेंसियां थी ना राम मोहन शर्मा जी, उनको भरपूर निष्पक्ष मौका दिया जाता था। वो मतलब उनकी जो अथॉरिटी थी वो निष्पक्ष थी। आज कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल जब आयुष योजना के ऊपर अपनी रिपोर्ट जारी करती है तो तुरंत प्रभाव से उसके ऊपर एक्शन कर लिया जाता है, और वो सबको दिखाई देता है। जिस 2G का आज प्रधानमंत्री जिक्र कर रहे थे ना, वो उस कंट्रोलर, ऑडिटर जनरल जैसी रिपोर्ट का ही एक नतीजा था, जिसका उस समय लोकतंत्र के अंदर भरपूर फायदा भाजपा ने सत्ता में आने के लिए उठाया था। 2014 से पहले ईडी के 95% मुकदमे विपक्ष की पार्टियों के ऊपर नहीं होते थे, ना ही भारत इंटरनेट शटडाउन का विश्व गुरु बना था। आज विश्व भर के अंदर मैं आपको बताऊं कि आप देख सकते हैं, ये जो लेटेस्ट रिपोर्ट मेरे हाथ में है, इंडिया के अंदर 84 शटडाउन हुए गत वर्ष के अंदर। मैं बात पूरी करूंगी, और ये आप जान सकते हैं कि पूरे विश्व भर में तीसरे नंबर पर है भारत शटडाउन की वजह से जो लॉस खाने में। और 2014 से पहले संसद के पटल के ऊपर गाली गलौच नहीं होता था राम मोहन जी, जो आज हम देखने को मिलते हैं। रमेश बिधुड़ी जैसे बयान देने के बाद उनको इतनी जरूरी जिम्मेदारी दे दी जाती है, या प्रज्ञा ठाकुर की बात कर लें, इनके एक के बाद एक विधायक, सांसद, मंत्री 2014 के पहले सुप्रीम कोर्ट अगर सीबीआई को कुछ कह दे तो कह दे, नेता कम से कम कुत्ता तो नहीं बोलते थे अधिकारियों को कि 2014 के पहले नेता कम से कम कुत्ता तो नहीं बोलते थे ईडी के अफसरों को या उनकी टीम को। राम मोहन जी, 2014 से पहले संसद के पटल के ऊपर मैं शब्द दोहराना भी नहीं चाहती। तो सुन लिया ना, संसद के पटल के ऊपर 2014 के पहले मैं अगर आपकी बात पे काउंटर नहीं कर रहा हूं तो इसका मतलब कि वो बात हुई है। 2014 के पहले उसका उत्तर भी तो दीजिए। 2014 के पहले सर्वोच्च न्यायालय, तो आपके नेता और चुने हुए मुख्यमंत्री, उत्तर सुन लीजिए। आज प्रधानमंत्री ने बात की, चीफ मिनिस्टर अगर कहेंगे कुत्ते ज्यादा घूमते हैं, ईडी वाले ज्यादा घूमते हैं। 2014 के पहले मणिपुर और कश्मीर के अंदर इंटरनेट बंद करके यातनाएं नहीं बरपाई जाती थी। 2014 के पहले आज प्रधानमंत्री ने बात की, ब्रॉडबैंड स्पीड में हम 118 से 43 पर आ गए हैं। उन्होंने ये नहीं बताया कि आज बढ़ गया है। उन्होंने ये नहीं बताया मानवाधिकारों के अंदर सीमा पार से कुछ आपको शब्द दिए जा रहे हैं। कश्मीर में किस पे यात्राएं हो रही हैं? देखिए राम मोहन जी, कश्मीर के अंदर जिस स्तर की इंसर्जेंसी आज है ना, उस पर हम एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट्स पढ़ते हैं। उन प्लेटफॉर्म्स पर जहां पर निष्पक्ष जो है रिपोर्टिंग हो रही है, लेकिन प्रधानमंत्री पुलवामा होने पर वहां के गवर्नर को बोल देते हैं प्रधानमंत्री पुलवामा होने पर बोल देते हैं कांग्रेस पार्टी कह रही है कि कश्मीर में यातनाएं हो रही हैं।
इस तरह से वहां अगर पर इस आपके तरह से बाबा डिबेट खेलने करवा गए रहे थे हैं बड़े राम गोले मोहन के जी, साथ, आपकी बहन जी के साथ, प्रियंका वाड्रा और राम राहुल मोहन गांधी जी, वहां गोले के साथ, जब मुझे अवसर देंगे तब मैं बोलूंगी। महिमा सिंह जी, आपने भी बराबर ही बोला। आरपी सिंह से एक भी मिनट कम नहीं मैंने समय दिया। इसके बाद ये काउंटर सवाल आया जब आपने कहा कि यातनाएं हो रही हैं कश्मीर के लोगों के साथ। तो मुझे उत्तर देने दीजिए। यदि ओवरलैपिंग होती रहेगी तो मैं उत्तर कैसे दे पाऊंगी? मैं उत्तर दे रही हूँ आपकी बात का। आप जो बात पूछ रहे हैं, मैंने मणिपुर और कश्मीर का नाम इंटरनेट शटडाउन्स के नाम पर लिया है। मैंने ये बताया कि वहां की इंसर्जेंसी बाहर नहीं आ पाती। वहां का मीडिया, हम आज वर्ल्ड प्रेस इंडेक्स, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर 150 से 161वें नंबर पर आ गए हैं एक वर्ष में। आप तो प्रेस के साथी हैं और आप इस बात को बखूबी समझते हैं कि 11 दर्जा जब हम गिरते हैं, आप पाकिस्तान की भाषा बोल रही हैं, इस सत्य को आप सामने आने पाकिस्तान नहीं की देते। भाषा बोल रही हैं, सत्य को ये आने देना नहीं चाहते सामने। हो रही हैं, राजस्थान की भाषा बोल रहा है जो आज पूरा भारत विश्व के देख किसी रहा भारतीय है। की भाषा नहीं सकती। ये वही भाषा है इन्हें जो बोलने राहुल दीजिए, गांधी इनकी ने बात कहा मैं बोल था दूंगी। जब हमने धारा 370 मुझे लगता है हमें शिष्ट और सभ्य नागरिकों की तरह से चर्चा करनी चाहिए। इस तरह से चर्चा करके जनता का समय खराब नहीं करना चाहिए। ये वही भाषा है, ये वही सोच है। आप उसी सोच का परिलक्षित कर रही हैं। मैं इस पे इन कराना चाहता हूं एक वाजपेयी साहब को। आप दोनों हमारे साथ रहिए क्योंकि 2 सवालों का उत्तर नहीं आया। क्या मुख्यमंत्री जैसे लोग ईडी के अधिकारियों के लिए इस भाषा का इस्तेमाल करेंगे उनकी टीम के लिए? क्या प्रधानमंत्री जैसे लोग कांग्रेस की विधवा जैसी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं? फिर वही बात कर रहे हैं। क्या रमेश फिर वही बात कर रहे हैं। पटल पर आप पॉलिटिकल भाषण को, आप पॉलिटिकल भाषण पे सवाल उठा सकते हैं। आप खून के सौदागर का इस्तेमाल कीजिए, वो कांग्रेस की विधवा का इस्तेमाल करें। ये पॉलिटिकल चीजें जनता को तय करने दीजिए। मैं कह रहा हूं कि कोई अधिकारी अगर रेड करने जा रहा है, आप उसके लिए कुत्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। जिस पर केस कर दिया था, आप उसके लिए कुत्ता जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी की जहां पे सरकार है, 1 मिनट महिमा सिंह, आप कुछ सवालों का, छोटे छोटे सवालों का जवाब दीजिए। रमन सिंह भ्रष्ट हैं ये कह के भूपेश बघेल सरकार में आए थे, 68 सीट जनता ने दी थी। उनके पास उनकी विजिलेंस है, उनके पास उनकी एंटी करप्शन यूनिट है। रमन सिंह जेल में गए क्या? वसुंधरा राजे के खिलाफ अशोक गहलोत ये कह के आए थे कि ये भ्रष्ट है, इन्होंने हजारों करोड़ का घोटाला कर दिया। और सचिन पायलट अभी चुनाव से ठीक पहले इस बात को लेकर अनशन पर बैठ गए कि वसुंधरा राजे पर एक्शन नहीं हुआ, ये लोग आपस में मिल गए। और जनता को हमें जवाब देना पड़ता है क्योंकि वो उस वक्त पीसीसी चीफ थे। तो वसुंधरा राजे को जेल में डाल दिया। आपकी एसीबी रेड करने के लिए क्यों नहीं जाती वहां पे? मैं उत्तर दे दूं आपकी बात? बिल्कुल आपको उत्तर देना है। और ऐसी कई उदाहरण हैं जहां पे आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट है, जनता ने उसको हटा दिया, आपकी बात को सही मान लिया, इसके बाद एक एक्शन होके नहीं दिया। मैं आपकी बात का उत्तर दूं? जी बताइए। उससे पहले जनता को यह याद कराना आवश्यक है कि 2G स्कैम के जितने भी आरोपी थे वो सब बाइज्जत बरी किए गए थे कि नहीं राम मोहन जी? जी बिल्कुल। और उसी घोटाले में एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की। और सीबीआई तब किसके अंडर में थी? वो भी क्या बीजेपी के इशारे पे सीबीआई काम कर रही थी? मैंने आपको बड़े धैर्य से सुना राम मोहन जी। आप उत्तर नहीं दे रहे उस बात का जो मैंने कहा। रमन सिंह क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? वसुंधरा राजे क्यों गिरफ्तार नहीं हुई? आपने कहा इस तरह से राजस्थान में कांग्रेस सरकार में आई। मैं पूछ रही हूं आपसे, क्या भाजपा 2G के ऊपर शोर मचा करके सरकार में नहीं आई? और उस समय जितने घोटालों पर शोर मचाया था, क्या वो सारे घोटाले बाद में बेमानी साबित नहीं हुए? क्या भाजपा आज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के काम में हस्तक्षेप नहीं कर रही है जब वो रिपोर्ट्स निकालते हैं और उनका तबादला कर दिया जाता है इतने तुरंत प्रभाव से? मैं इससे पहले कि जाऊं एक वाजपेयी साहब के पास, बहुत स्पेसिफिक सवाल है। बीजेपी तो सब गलत कर रही है, कांग्रेस का कहना है, ये आपका कहना है। बीजेपी तो जीरो कर रही है, ये आपका कहना है। मैंने आपकी बात को यहीं पे मान लिया। महिमा सिंह जी, मैं कोई काउंटर बीजेपी की तरफ से नहीं कर रहा हूं, ना मैं बीजेपी का स्पोक्स पर्सन हूं। आपने कहा कि बीजेपी जीरो है, माइनस में है, मैंने गर्त में मान लिया, ठीक। लेकिन ये तो बताएं कि आपकी राज्य सरकार ने क्या किया? आपकी राज्य सरकार बनी, भूपेश बघेल जी पूर्ण बहुमत की सरकार चला रहे हैं, अशोक गहलोत जी ने अच्छी सरकार चलाई, वहां पे आप लोग दावा कर रहे हैं। बीजेपी के कितने नेता जेल में डाले? ये लोग भ्रष्ट थे। तो हमारी राज्य सरकारों ने जो कार्य किया, मुझे बताएं ना कि कितने नेता जिनको आपने करप्ट किया के चुनाव प्रचार किया, कितने नेता जेल में डाले? मुझे नाम बताएं। देखिए राम मोहन जी, हमारी सरकारों ने जो काम किया वो सर्वविदित है और चुनाव होने जा रहा है। आप आज जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं, सुनिए। इस देश, आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला ना, कांग्रेस की विधवा जैसे सवालों का जो फैसला है वो जनता कर लेगी। ठीक है। यहाँ तो एक ही महीने की बात है, एक ही महीने के अंदर फैसला हो जाएगा हमने क्या काम किया और क्या नहीं किया। और हमें
हमें बड़ा भरोसा है जो हमने काम मैंने किया तो उस पर। सिर्फ लेकिन- ईडी की लेकिन जांच पे, आज ईडी की रेड पे प्रधानमंत्री ये मोदी आपसे के- सवाल पूछा कि आपके पास राज्य में आज भी एजेंसीज प्रधानमंत्री हैं, मोदी उनका के भाषण सदुपयोग पर क्यों आप नहीं करते अगर ये लोग करप्ट थे तो? सुनिए, और ये करना आपने- चाहिए। आप आज- AK आप आज वाजपेयी हमारे साथ हैं, मैं उनको कराना चाहता हूं क्योंकि पर्याप्त आप समय हो चुका प्रधानमंत्री है। मोदी के भाषण पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल। और उस चर्चा और मैं उस उस पर भी चर्चा बात को कर रहा हूं, करते मैं इस हुए पर भी बात कर रहा हूं कि आप अशोक विपक्ष पर गहलोत सवाल और उठा भूपेश रहे हैं। बघेल क्या कह रहे हैं। देश में जो चुनाव का माहौल है उसमें चर्चा हो रही है। AK वाजपेयी साहब, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री जिस बात को लेकर कह रहे हैं, मैं आ रहा हूं सिंह साहब आपके पास वापस आऊंगा, आपको समय दूंगा, लेकिन 2 और मेहमान मेरे पास है, उनके पास प्लीज मुझे जाने दीजिए। नहीं, ये कश्मीर में ठीक है। यात्रियों वाला प्रश्न का उत्तर जो जरूरी है। बिल्कुल, मैं आऊंगा, उस पर भी आऊंगा, आपको, उस पॉइंट पे भी देना आऊंगा। पड़ेगा और देना ही वाजपेयी साहब चाहिए। को इन कराना चाहता हूं। आपको देना चाहिए उसका उत्तर। जी बताइए। राहुल गांधी गए थे वहां पर, प्रियंका वाड्रा गए थे वहां पर खेल खेलने के लिए, वहां पर बर्फ के गए थे उस यात्रियों के दौरान। और पार्टी मीटिंग भी नहीं हुई है, करी थी कोई और पार्टी राहुल मीटिंग? गांधी जी ने तो कल जब सत्यपाल मलिक जी से बात की तो सारे सत्य का खुलासा हुआ। सत्यपाल मलिक जी ने बताया कैसे उनके मुंह को बंद कराने का काम मोदी जी ने किया। तो इसलिए ये मत पूछिए कि वहां पर क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। आप ही के जो गवर्नर ऐसा है वहां पर जी। वो सत्य का राम मोहन जी, बखान ऐसा कर रहे हैं। है, जी जी देखिए सुनिए, अभी महिमा जी जो है वो 2014 से पहले की बातें बता रही थी, तो मैं भी 2014 की बात करता हूँ, 14 के बाद की करता हूँ। 2014 में मोबाइल की 2 फैक्ट्रियां थी और अब कितनी फैक्ट्रियां? 139। 2014 से पहले 22,000 करोड़ रुपए आदिवासी के बच्चों की शिक्षा के लिए नहीं दिए जाते थे। ये 2014 के बाद ही हुआ है। 2014 के बाद 2,25,000 करोड़ रुपए गरीबों को घर बनाने के लिए दिए, ये उससे पहले नहीं दिए जाते थे। 29 लाख करोड़ की डिजिटल ट्रांजैक्शन हुई है, ये उससे पहले नहीं थे। 48 करोड़ लोगों ने जनधन अकाउंट खुलवाए, ये उससे पहले नहीं थे। DBT उससे पहले नहीं थी। 13,000 करोड़ रुपए लोहार, बढ़ई, सुनार, मोची, नाई, धोबी को अपना काम करने के लिए इस सरकार ने दिए, 2014 से पहले नहीं थे। 50,000 करोड़ रुपया रेड़ी पटरी वालों के लिए लोन की व्यवस्था इस सरकार ने 2014 के बाद की, उससे पहले नहीं थी। पेंशन हर आदमी को मिले, 2014 से पहले नहीं थी। अब जो रिक्शा चलाता है वो भी पेंशन का हकदार है। तो ये क्या बातें कर रहे हैं? देश की 5वीं अर्थव्यवस्था बना दी, विकास की गति पे चल रहा है और खास तौर से गरीब गुरबा और अंतिम आदमी। वाजपेयी साहब मैं आपके पास वापस आऊंगा कि वाजपेयी साहब मैं आपके पास था, वापस आपके पास आते हुए इस सवाल के साथ कि महिमा सिंह ये बता रही हैं कि कई राज्य थे जो 2018 में उन्होंने जीते, इस बार उसमें कर्नाटक और ऐड कर लीजिए। और अगर उन तीनों राज्यों की बात करें जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, कहीं भी कांग्रेस पार्टी अभी चुनाव में ऐसी नहीं लग रही कि एक तरफा चुनाव निकल गया बीजेपी के लिए। टक्कर का चुनाव है और हर जगह टक्कर हो रही है, लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये जो 24 की लड़ाई है उसमें इससे चीजें अलग हो जाएंगी? देखिए, इसमें 2-3 उदाहरण मैं आपको देता हूं। अगर आप 19 की बात करें तो उसमें ये राज्य सरकार जो छत्तीसगढ़, राजस्थान, इधर ये सब हार गए थे बीजेपी वाले। लेकिन जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो बम्पर मेजोरिटी से 25 में से 24, 30 में से 28, ऐसे सारी सीटें 95% इनका रिजल्ट आया था। एक तो ये बात है। दूसरी एक बात बताइए, राजस्थान में एंटी इनकम्बेंसी पीच पे है, करप्शन पीक पे है, तो वो जनता तो महसूस करती है ना। बलात्कार, महिलाओं के बलात्कार और क्राइम पे नंबर 1 पे है राजस्थान। और ये जो अभी हुआ है पेपर लीक कांड बार बार होते हैं। अब वो साजिश खुलने वाली है, पकड़े गए 2-4। ठीक भी मान लूं तो मध्य प्रदेश में ठीक उसका उल्टा है। पूछिए कि वहां पे 15 साल वो, 1.5 साल कांग्रेस का अगर माइनस भी कर दे तो भी 18 साल, ये कह रहा था कि साल की एंटी इनकम्बेंसी है की बात कर रहे हैं ना। कश्मीर का ये बताइए कौन सी यात्राएं दी है? कश्मीर में टूरिज्म जो है 65% बढ़ गया है। सारे लोग वहां जा रहे हैं। डल लेक पे बकायदा रात को 9-9, 10-10 बजे तक लोग एंजॉय करते हैं जाके। ये टूरिज्म ऐसे ही नहीं बढ़ा। आतंकवादी घटनाएं कम हुई हैं कि नहीं हुई? पत्थरबाजी बिल्कुल खत्म हो गई है। ये पूरे देश में दिवाली के मौके पे बम फटते थे, कभी चांदनी चौक में फट गया, कभी लाजपत नगर में फट गया, कभी बॉम्बे में फट गया, वो सब कहाँ गई?
तो ये गुड गवर्नेंस का नतीजा होता है, गुड पॉलिसीज का नतीजा होता है, तो उसको झुटला थोड़ी सकते हैं। विवेक श्रीवास्तव जी, चीजों को जनता महसूस करती क्या है। आपको लगता है कि वो ये विपक्ष का सिस्टम जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि 14 में हैंग हो जाता था, वो अभी हैंग ही है या फिर गरीब गुरबा का उसने तो भी जवाब ही अपना नहीं है। गरीब जो वर्जन है वो अपडेट कर दिया है, इस सरकार ने पहुंचाए हैं। वाजपेयी साहब आ रहा हूं आपके पास लौट के आ तो रहा हूं। इमरजेंसी श्रीवास्तव लगाने जी, वाली सरकार है। ये तो सिखों के वाजपेयी जो साहब, सबसे बड़ा गुरुद्वारा है आपके पास में लौट के आ रहा हूं। विवेक श्रीवास्तव जी से मेरा सवाल है। बारूद चलाने वाले लोग हैं। श्रीवास्तव जी को इनका कैसे कत्लेआम हुआ था सिखों का, मैं भूला। जी जी हाँ, अब आप सुनिए। देखिए, पहली चीज है, दो कॉन्ट्रडिक्टरी चीजें वाजपेयी जी ने बोली। पहले कह रहे थे कि साहब लोकसभा का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का चुनाव अलग होता है, इसलिए अगर रिजल्ट खराब भी आए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लोकसभा में तो हम ही आएंगे। उसके बाद कहने लगे कि नहीं, लेकिन लग रहा है कि राजस्थान के अंदर एक एंटी इनकम्बेंसी है, तो इसलिए हमारे आने के चांसेस हैं। तो ठीक है, ये अपने अपने आकलन है और सभी पार्टियां अपने अपने लिए बैटिंग कर रही है, लेकिन मैं आपको अश्योर कर रहा हूं कि 3 राज्यों के अंदर, छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के अंदर विपक्षियों की सरकार आएगी और भारतीय जनता पार्टी बाहर जा रही है। जो आप अगर हाल देखेंगे मध्य प्रदेश का, तो शिवराज सिंह चौहान को साइडलाइन कर दिया गया है, केंद्र के मंत्रियों को, मेंबर पार्लियामेंट को उतारा गया है फील्ड के अंदर। इतना ज्यादा घबराई हुई है भारतीय जनता पार्टी। राजस्थान के अंदर इनसे अपनी टीम नहीं संभल रही है, अगर हम आज राजनीतिक तरीके से बात करें तो। और छत्तीसगढ़ के अंदर हम बहुत स्ट्रांग जा रहे हैं। तो ये तो चीजें हो गई। दूसरी चीज है, अगर कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है प्राइम मिनिस्टर को कि भाई उन्होंने बहुत डेवलपमेंट कर दिया और मोबाइल के नए मॉडल आ गए और पुराने मॉडल खराब हो गए, तो ये राम मंदिर का मुद्दा और 22 जनवरी को वहां जाना, मत्था टेकना, और पूरी बीजेपी आरएसएस संघ परिवार की मशीनरी हिंदुत्व के कार्ड को खेलने में लगी है। फिर ये साहब हमने मंदिर बना दिया, और टाइमिंग भी ऐसी रखी गई है साहब उसके इनॉग्रेशन की उसी साल जिस साल लोकसभा का चुनाव है। तो इसका मतलब यही है कि द गवर्नमेंट इज ऑन अ बैकफुट। गवर्नमेंट बैकफुट पे है, डेवलपमेंट में आप पीछे हट चुके हैं। अभी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करी थी महिमा सिंह जी ने, आपको जर्नलिस्टिक फ्रीडम का एक इंडेक्स उन्होंने बताया, हंगर इंडेक्स की बात आप कर लीजिए। तो कांग्रेस की प्रवक्ता ने सारे डिटेल्स में आपको बताया वेयर द गवर्नमेंट हैज फेल्ड, आई डोंट हैव टू रिपीट इट। दूसरी बात, आ जाते हैं आरपी सिंह जी के ऊपर जो कश्मीर के ऊपर हल्ला कर रहे थे। भाई, कश्मीर हैज बीन मिसमैनेज्ड। आपने 370 हटाया, आपने ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई विपक्ष की, आपने किसी से राय नहीं ली, मशवरा नहीं लिया, कानूनी तरीके से उसको असेंबली के थ्रू पास आउट भी नहीं किया। उसके बाद राहुल गांधी जाकर के देखना चाहते थे अपने ही देश में कश्मीर का क्या हाल है, आपने जाने नहीं दिया। कॉमरेड सीताराम येचुरी हो गए, डी राजा हो गए, अन्य लोग जाना चाहते थे, आपने किसी को जाने नहीं दिया। जैसे कि हम किसी और फॉरेन कंट्री में टूर करना चाहते हैं, रेस्पेक्टेड लीडर्स ऑफ द ऑपोजिशन वर नॉट अलाउड टू टूर। फिर आप क्या करते हैं, आप कहते हैं साहब इंटरनेशनली देखिए हमने यहाँ पे कंडीशन बहुत अच्छी कर रखी है। एक पूरा 50-60 आदमियों का विदेशी प्रतिनिधि मंडल आता है, उसको कश्मीर की यात्रा कराई जाती है और उनसे माइक के सामने बुलवाया जाता है कि हाउ गुड इज कश्मीर। फिर साहब होम मिनिस्टर आकर कहते हैं विद इन 3 months कश्मीर इज गोइंग टू बी नॉर्मल। आज कितना टाइम हो गया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, 370 को हटाए हुए। एंड व्हाट इज द कंडीशन, द एंटायर कश्मीर इज स्टिल अंडर द आर्मी रूल। और फौज को यूज करके राज्य नहीं चलाए जाते, इलेक्शन करा करके चुनाव करवाइए और फिर पता चलेगा हाउ फ्री इज कश्मीर। ये इंटरनेट रोक करके, फौज से दबा करके आप राज्यों को सप्रेस नहीं कर सकते और फिर जाकर के आप ताली पीटेंगे साहब देखिए हमने 370 हटा दिया। कश्मीर वॉज बीइंग मैनेज्ड, इम्प्रूव्ड अपॉन इन इट्स ओन वे। आरपी सिंह इस पर रिस्पॉन्ड करेंगे। आरपी सिंह साहब जवाब दीजिए। देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूं। मैंने 2011 के अंदर वहां तिरंगा लाने की कोशिश करी, मुझे 4.5 घंटे वहां पर जानवर की तरह पीटा गया मुंशीराम बाग थाने में। राहुल गांधी ने कहा मैं तिरंगा लाने गया, देखकर दंग हो गया, टोका नहीं मैंने आपको। विवेक जी आपकी पूरी बात सुनी उन्होंने, अब जवाब लीजिए, 1 मिनट 2 मिनट तो दीजिए कम से कम। अभी राहुल गांधी गए थे अपनी भारत जोड़ो यात्रा लेकर, वहां पर लोगों ने, राहुल गांधी ने कहा कि वहां पर तो हर घर में तिरंगा है, लोग तिरंगे से स्वागत कर रहे हैं। उन्होंने अलग कंटेक्स्ट में वहां पर आईएसएस के झंडे लहराए जाते थे। के बारे में कहा, अभी राहुल गांधी वहां मुसलमानों की एकता बारे में कहा था। विवेक श्रीवास्तव जी बात पूरी होने दीजिए ना, कॉन्टेक्स्ट आप बता दीजिएगा बाद में। जी बोलिए सिंह साहब। देखिए राममोहन जी, पता है सच कड़वा लगता है और ये सच चुपता है, और मैं इन्हीं के बयान इनके सामने रख रहा हूं तो शीशे की तरह चुप दिखता है, और ये हमाम में देखते हैं कि किस प्रकार की इनकी हालत है। शीशे के सामने ये कपड़े उतरे हुए दिखते हैं जब मैं वो बता रहा हूं। राहुल गांधी वहां पे ई बाइक, अब क्या कहते हैं, आइस बाइक पे चल रहे थे, वहां पर एक दूसरे के ऊपर अपने भाई बहन एक दूसरे के साथ बर्फ के गोलों के साथ खेल रहे थे। अरे
अगर कश्मीर में दिक्कत होती तो कैसे होता? ये वही कश्मीर है, यहाँ पे हर शुक्रवार के दिन पत्थरबाजी होती थी। ये वही कश्मीर है, यहाँ पर तिरंगा कभी लहराया नहीं जाता था। नहीं, राहुल गांधी तो ये भी कह रहे हैं that you are doing communal politics. देख लीजिए, आप हालत देख लीजिए, देख लीजिए हालत क्या है, हो जाएगा। दिख रहा है कैसे चुप रहा है? नहीं, चुप नहीं रहा, मैं तो आपसे कह रहा हूँ, अगर राहुल गांधी आपका स्टैंडर्ड है, then you should endorse his views. वो कह रहे हैं मोहब्बत की दुकानें खोलो पूरे देश में, आप खोलिए ना। आपने तो नफरत की दुकानें खोल रखी हैं, क्यों नहीं खोलते आप मोहब्बत की दुकानें? क्यों नहीं हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते हैं आप? मैं विवेक श्रीवास्तव, आपका हो गया ना, अब हो गया आपका। ठीक है, जी बोले, आप बोलिए सिंह साहब, कंप्लीट कीजिए। मोहब्बत की दुकान केरल में बहुत अच्छी खुली है। कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनको लेफ्ट पार्टी की सरकार ने जेल में डाल दिया है। कितनी अच्छी मोहब्बत की दुकान खोली आपने, दिखती है ना कितनी अच्छी दुकान है। हम तो आ रहे हैं 2024 में, आप अपनी चिंता करिए। हमारे मुद्दे, हमारी सीट शेयरिंग हम करेंगे अपने तरीके से। आपकी सीट शेयरिंग तो मालूम है, छत्तीसगढ़ का भी डिटेल मेरे पास है, राजस्थान की भी सीट शेयरिंग है, मध्य प्रदेश की भी सीट शेयरिंग मेरे पास सब रखा है कि लेफ्ट के कितने कैंडिडेट लड़ रहे हैं, कितने जीत के आ रहे हैं। वो अलग मैटर है, उस पर बाद में जाइए। लेकिन अभी जिस पे सीरियस डिबेट हो रही है उस पे बने रहने दीजिए। आरपी सिंह कंप्लीट कीजिए, महिमा सिंह आपको उत्तर देना चाहती हैं इसके बाद। सिंह साहब का जल्दी। जी बिल्कुल हक हमको। महिमा सिंह जी ने ईडी सीबीआई पे प्रश्न उठाया, याद करिएगा सुप्रीम कोर्ट ने, आपने अभी बताया सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था, तोते का पिंजरा है, ये कहा था सुप्रीम कोर्ट ने। और कैसे भूल सकते हैं, गरीबी रेखा से 13.5 करोड़ मिडिल क्लास इनकम में आ गए। ये हमारा डेटा नहीं है, ये इंटरनेशनल बॉडीज के डेटा हैं। फिर अभी ईपीएफ का डेटा है, हर साल लगभग 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। एक कोरोना का समय छोड़ दीजिए, लगभग 1.5 करोड़ लोग अपने आप को ईपीएफ में रजिस्टर कराते हैं, उनको रोजगार मिल रहा है। ये अभी उससे बाहर हैं जो मुद्रा योजना के अंदर लोन प्राप्त कर काम कर रही है, उससे बाहर हैं। ये उससे बाहर हैं जो कि भारत सरकार की जो अभी योजनाएं आई हैं उसके अंदर जो रोजगार मिल रहा है उससे बाहर हैं ये। परंतु इनको तो क्योंकि एक रंग का चश्मा पहना हुआ है, परंतु जो मूल बात है राममोहन जी वो है इनकी सरकारों का भ्रष्टाचार। उत्तर लेता हूं महिमा सिंह जी, लेकिन ये बात तो ठीक है ना कि पूछिए वो 5वें नंबर की इकोनॉमी भारत बना है। इनके मुख्यमंत्री के बेटे का क्या हाल है, वैभव गहलोत का क्या हाल है, जरा पूछ लीजिए। वैभव गहलोत के पास कैसे पैसे आ रहे हैं, वो पैसा कैसे ट्रिप रूटिंग हो रहा है, उसके बारे में बात कर लीजिए एक बार इनसे। ये सिंह वर्सेस सिंह है। एक मिनट रुक जाइए प्लीज आरपी सिंह साहब। महिमा सिंह जी उत्तर दीजिए। देखिए, अभी भाजपा के प्रवक्ता बड़े सम्मानित है और उनकी बात जब मैं सुन रही थी, वो इतने वरिष्ठ व्यक्ति हैं, वो कैसे ऐसी बात करते हैं कि वो कश्मीर की जो परिस्थितियां हैं उसका पैमाना हमारे नेता को और हमारी ऐतिहासिक यात्रा को बना रहे हैं, जबकि सीधा सा बड़ा मौलिक सा सवाल आज ये उठता है कि वहां चुनाव क्यों नहीं हुआ। आप कह रहे हैं ऑल इज वेल, सबसे ज्यादा इंटरनेट शटडाउन 2019 में किए गए, जब चुनाव था। आप धैर्य होना चाहिए, आप कितने वरिष्ठ हैं, अपने धैर्य मुझसे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन आप इतनी गैर अनुशासनहीनता करिए। ठीक है, समय हमारे पास इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। जी न्यूज़।